प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि मानव संस्कृति का निर्माता है, क्योंकि मानव के पास संस्कृति है और संस्कृति से भी मानव को पशु के समान कहा जा सकता है। मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जा सकता है क्योंकि मानव में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से उसी संस्कृति का निर्माता कहा जा सकता है। हम यहाँ चर्चा करें कि स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, मेधावी मस्तिष्क, वाणी की प्रखरता एवं प्रतीकों के निर्माण की क्षमता आदि वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके आधार पर मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ हमने चर्चा की थी कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति वह जटिल समग्रता या धरोहर है जिसे व्यक्ति स्वयं सीखकर आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, उसे ही संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। टायलर कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें खान पान, रहन सहन, आवास, वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य आदि को मानव समाज का सदस्य होने के नाते अपनाता है, ग्रहण करता है और स्वयं ग्रहण कर दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, उसे संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ हम संस्कृति की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति मानव निर्मित होती है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि संस्कृति का निर्माण मानव के द्वारा ही किया जाता है। मानव में ही कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से संस्कृति का निर्माण कर सकता है। सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, हाथ में अंगूठी की स्थिति, मेधावी मस्तिष्क, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली आंखें व प्रतीकों के निर्माण की क्षमता, वाणी की प्रखरता आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से उसे संस्कृति का निर्माता कहा जा सकता है। संस्कृति हमें हमारे पूर्वजों द्वारा उसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से हमें हमारा शरीर प्राप्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो विभिन्न प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह हाड़ मांस का पुतला होता है, परंतु उसके अंतर्गत सीखने की योग्यता एवं सीखने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, उससे ही संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, अर्थात यहाँ कहा जा सकता है कि संस्कृति को व्यक्ति स्वयं सीखकर दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज का निर्माण विभिन्न प्रकार के समूह के माध्यम से देखा जा सकता है और उस समूह के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की एक विशिष्ट संस्कृति होती है जिसके माध्यम से उसे पहचानने का प्रयास किया जाता है। संस्कृति में एक सामाजिक गुण निहित होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति का निर्माण सामान्यतः मानव के द्वारा किया जा सकता है। इस पर यह किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है, बल्कि इस पर संपूर्ण समूह एवं समुदाय का प्रतिनिधित्व पाया जाता है। संस्कृति अपने समूह के लिए आदर्श होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति अपने समूह के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में मानी जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि दूसरे व्यक्ति भी उस संस्कृति को सामान्यतः आदर्श के रूप में माने, परंतु अपने समूह के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति अपनी संस्कृति को आदर्श
मानने का प्रयास करते हैं। संस्कृति मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति मानव समूह समुदाय के अंतर्गत संस्कृति के माध्यम से ही करने का प्रयास करता है। चाहे वह भौतिक हो चाहे अभौतिक, सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से ही की जा सकती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की परिस्थितियां बदलती है, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति की परिस्थिति या स्थिति के अंतर्गत परिवर्तन आता है, सामान्यतः संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होने के कारण संस्कृति उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करती है, अर्थात संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण देखा जा सकता है। संस्कृति में संतुलन व संगठन की स्थिति पाई जाती है। एक समूह समुदाय के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों में संगठन की भावना तथा संतुलन की भावना देखी जा सकती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति वह धरोहर है जिसके अंतर्गत व्यक्ति संगठित रहकर समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि मानव समाज के अंतर्गत रहकर ही विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी समाज एवं संस्कृति के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यहाँ पर हमने संस्कृति किसे कहते हैं, मानव संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं आदि की चर्चा जो पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कृति के कितने प्रकार देखे जा सकते हैं, अर्थात संस्कृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संस्कृति को हम सामान्यतः दो आधार पर समझ सकते हैं, एक तो भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह है जिसके द्वारा मानव निर्मित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं एवं इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, अर्थात यहाँ भौतिक संस्कृति वह संस्कृति है जिसे मानव इंद्रियों द्वारा अनुभव करने का प्रयास करता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसका एक निश्चित रंग रूप होता है, जिसे छुआ जा सकता है तथा जिसका माप किया जा सकता है, उसे ही भौतिक संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। भौतिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति को देखा जा सकता है। जिस प्रकार के से वस्तुओं को देखा जा सकता है उसी प्रकार से भौतिक संस्कृति के अंतर्गत भी घटनाओं को या वस्तुओं को देखा जा सकता है, अर्थात भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। इसके साथ कहें कि भौतिक संस्कृति संचयी होती है, इसके विभिन्न अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। भौतिक संस्कृति का संचय किया जा सकता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि घड़ी, पेन, पंखा, कूलर, फ्रिज, बस आदि को संचय करके व्यक्ति रख सकता है, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति के जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अर्थात भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो साधन हैं उनकी स्थिति में निरंतर बदलाव या परिवर्तन की स्थिति देखी जा सकती है, अर्थात वो लंबे समय तक स्थिर अवस्था के अंतर्गत नहीं देखे जा सकते। आज कार का दूसरा नया मॉडल है तो कुछ दिन बाद और भी दूसरा नया मॉडल आ सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति के अंगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार में से परिवर्तन की स्थिति देखी जा सकती है। भौतिक संस्कृति को नापा जा सकता है, अर्थात जिस प्रकार से किसी वस्तु का नापतोल किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति को विभिन्न प्रकार की यंत्रों के माध्यम से या वजन के माध्यम से नापा एवं तोला जा सकता है।
भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र या तीव्र गति से देखे जाते हैं, अर्थात पैन, घड़ी, मोटर, पंखा आदि के अंतर्गत सामान्यतः परिवर्तन तीव्र गति से देखा जा सकता है, अर्थात इनकी ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन देखा जा सकता है। भौतिक संस्कृति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी परिवर्तन किए हुए ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर आवश्यक नहीं है कि उसकी संरचना एवं स्थिति बदल जाए, अर्थात भौतिक संस्कृति के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर उसमें परिवर्तन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। अर्थात हम अमेरिका से भी किसी वस्तु को मंगाएं तो वह उसी संरचना एवं आकार के अंतर्गत होगी जो भारत के अंतर्गत भी है या मौजूद देखी जा सकती है, अर्थात वहाँ की संरचना जो थी वही संरचना भारत के अंतर्गत लाने पर मौजूद देखी जा सकती है। भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है, अर्थात भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत माप का गुण होने के कारण या भौतिक वस्तुओं का मूल्य होने के कारण उनको सरलता से नापा जा सकता है या उनके लाभ का मूल्यांकन भी सरलता से किया जा सकता है। जहाँ एक और हमने भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, भौतिक संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ हमारे सामने दूसरा है अभौतिक संस्कृति, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति की विपरीत विशेषताओं वाली संस्कृति को ही अभौतिक संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन्हीं सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जो अमूर्त हैं, अर्थात भौतिक वस्तुएं मूर्त होती हैं तथा अभौतिक संस्कृति अमूर्त पाई जा सकती है, अर्थात इसे देखा नहीं जा सकता, जिसको नाप तोल नहीं की जा सकती, जिसका एक रंग रूप नहीं होता है, वरन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें ही अभौतिक संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। जैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, मनोवृत्तियां आदि जिन्हें हम नाप तोल नहीं सकते या जो अमूर्तता के आधार पर देखी जा सकती हैं, उन्हें अभौतिक संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ हम अभौतिक संस्कृति की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें कि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, अर्थात इसे देखा नहीं जा सकता है, वह इसकी नाप तोल आदि भी नहीं की जा सकती है, बल्कि इसे एक महसूस करने का प्रयास ही किया जाता है। अभौतिक संस्कृति में जटिलता पाई जाती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति का एक निश्चित रंग रूप, आकार या नाम आदि के माध्यम से उसे पहचाना जा सकता है, अर्थात उसे सरलता से देखा जा सकता है, बल्कि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत निश्चित रंग रूप, नाप, आकार, मापतोल आदि नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति बहुत ही जटिल पाई जाती है। अभौतिक संस्कृति में लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तुलना में बहुत धीमी गति से देखा जा सकता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु को क्रय करने से हमें कितना सुख प्राप्त हुआ उसका मूल्यांकन तुरंत प्रभाव से लगाया जा सकता है, परंतु अभौतिक संस्कृति व्यवहार एवं संस्कार है जिनके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से नापतोल के माध्यम से यह नहीं बता सकते कि इस प्रकार की संस्कृति को अपनाने से हमें किस प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, जिसका मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन देखा जा सकता है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम और धीमी गति से पाए जा सकते हैं, अर्थात भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तो परिवर्तन बहुत तीव्र गति से, अर्थात आज हमारे पास जो पेन या घड़ी है उसके अंतर्गत कुछ ही दिनों में
नया मॉडल आ सकता है, परंतु हमारे जो खान पान, रहन सहन, आवास आदि के तौर तरीके हैं उनके अंतर्गत परिवर्तन उतना तीव्र गति से नहीं आता जितना कि भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत देखा जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम व धीमी गति से देखा जा सकता है। सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण अभौतिक संस्कृति में उसी रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकती जिस रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वस्तुओं के रूप में परिवर्तन बहुत कम या न के बराबर देखा जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति के व्यापारों तथा संस्कारों के अंतर्गत थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आ ही जाता है। इसके साथ कहें कि अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से लगाया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तो वस्तुओं से अर्थ लगाया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक अर्थात उसके व्यक्तित्व, उसके स्वभाव, उसकी मनोवैज्ञानिक मनोवैदिकीय स्थिति आदि के माध्यम से ही उसका अर्थ या ज्ञान लगाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं आदि पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।